इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना महामारी में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी बीच जब हम पलायन की बात करते हैं या फिर लॉकडाउन के अचानक होने के बाद जिस तरह से लोग जहां पर फंसे हैं, उन्हें कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमें परमिशन दे दी है। और महाराष्ट्र सरकार हो, यूपी सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार हो, हर सरकार इस बात का दावा कर रही है, इस बात को कह रही है कि हमारे जो लोग जहाँ फंसे हैं हम उन्हें वापस बुला रहे हैं, वो आ सकते हैं अपने वतन, अपने जहाँ वो रह रहे हैं वो वहाँ वापस आ सकते हैं। बस उन्हें परमिशन लेनी होगी, उन्हें आइसोलेट होना पड़ेगा और उनका डॉक्टर के द्वारा एक लेटर देना होगा जिसमें उन्हें ये दिखाना है कि वो स्वस्थ हैं। तो इस बीच एक 17 साल का लड़का भी फंसा हुआ है जो गुजरात में, और इस समय उनके पिता, हाँ, अहमदनगर में, और उनके पिताजी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पापा मौजूद हैं जो मुंबई में रहते हैं। एडवोकेट सुरेश जी मौजूद हैं हमारे साथ। तो एडवोकेट सुरेश जी, किस प्रकार से आप एक एडवोकेट हैं, आपको रूल्स पता है, हर चीज़ रेगुलेशंस पता है, तो आप उसे फॉलो करते हुए किस प्रकार से आप अपने बेटे को वापस अहमदनगर से वापस लाने की कोशिश, और क्या वजह थी कि लॉकडाउन के पहले और वहाँ गए और किस प्रकार वो वहाँ फंसे हुए हैं? ऐसा है कि ही एज आई टोल्ड यू कि वो एक खेलो इंडिया का खिलाड़ी है और ही इज़ पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द कंट्री। 2024 से 28 में ओलंपिक की उसकी एम है। एंड अभी हाल ही में पिछले साल उसने 2019 में बर्मिंघम यूके में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। और इंडिया में इन इट सेल्फ पिछले 10 साल से लगातार नेशनल चैम्पियन रह चुका है। अभी हुआ ये कि उसने अभी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म किए थे कुछ मेरे ख्याल से 13 फरवरी के आसपास, 13 या जो भी वॉट एवर द डेट्स वॉज। उसके बाद में फॉर हिज प्रैक्टिस सेशन ही वेंट टू अहमदनगर एंड बिकॉज 3-4 महीने से पढ़ाई में बहुत प्रेशर में था, तो आफ्टर स्टडीज़ ही वेंट टू अहमदनगर। अहमदनगर में वो ट्रेनिंग के लिए गया अपने दोस्त के साथ, और उसका जो दोस्त है अहमदनगर में वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है। तो दे नीडेड अ गुड कंपेनियन फॉर अ, बिकॉज जूडो इज़ अ गेम जिसमें एक पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है, एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है जिससे उनकी प्रैक्टिस का लेवल मेंटेन रहे। उस ये सोच के वो वहाँ पर गए। अब हुआ ये कि इट वाज डिसाइडेड कि हार्डली 20-25 दिन वो वहाँ रहेगा और रिटर्न आ जाएगा। बट देन इसी बीच में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। अब जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को, एक आम जनता को या किसी को भी समय बिल्कुल नहीं दिया गया। हार्डली 3 या 4 घंटे का समय दिया गया। रात को 8 बजे अनाउंस हुआ, 12 बजे लॉकडाउन। तो पीपल दोज वो स्ट्रैंडेड, दे वर द मेन सफरर। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रह लो। 21 दिन का लॉकडाउन है, 14 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा। आई विल कम एंड पिक यू अप, डोंट वरी। तो वो उसका माइंड रिलीज़ हो गया और वो 14 तक उसमें रिलैक्स रहा। अब 14 का जब भी लॉकडाउन के वक्त सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सेकेंड लॉकडाउन के मोमेंट में उन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दिया। थर्ड का उन्होंने थर्ड मई तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तब मैं 14 के आसपास यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में गया, एसीपी से मिला, उन लोगों से दरख्वास्त की कि भाई क्या फॉर्मेलिटी है, क्या प्रोसीजर है। तब एसीपी और इस सब साहब ने कहा कि भाई हमारे हाथ में इस वक्त नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप कलेक्टर या तलाटी के पास जाइए। तो मैं तलाटी के पास चला गया, लोकल तलाटी ऑफिस में, सॉरी तहसीलदार, आई एम सॉरी, तहसीलदार के ऑफिस में चला गया। तहसीलदार से मैं मिला। तहसीलदार जी ने भी कहा कि यू डू वन थिंग, हमारे यहाँ सर्कुलर लगा हुआ है, आप ऑनलाइन प्रोसेस चालू कीजिए। तो मेरे को पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन चालू किया है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में मैंने फॉर्म भरना शुरू किया। फॉर्म भरते वक्त मुझे पता चला कि उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न है ही नहीं कि आप इसे ला सकते हो। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, अब वो मेडिकल इमरजेंसी ऐसी चीज़ होती है कि उस मेरे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी का रीज़न नहीं था। मेरा बेटा अटका हुआ है, उसके फाइनेंस ख़त्म हो गए, उसके पैसे ख़त्म हो गए, वो कहाँ से मैनेज करे, और ना कि उसका कोई ऐसा अकाउंट है कि मैं उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँ या उस तरीके से। सो आई हैड टू डिपेंड ऑन हीज़ फ्रेंड्स पेरेंट्स कि भाई आप थोड़ा पैसे दे दो। तो ये प्रोसेस में मैं फेल हो गया। तो फिर से मैंने मेरे बेटे को समझाया, बेटा कोई बात नहीं, सेकेंड लॉकडाउन तक वेट करते हैं, 3 तारीख तक कुछ ना कुछ और सरकार रिलीफ देगी, हम उसको फॉलो करेंगे। कोई भी गलत तरीके से आना या ले जाने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, न तुम ऐसे कुछ। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो गाइडलाइंस कह रही है फॉलो करने के लिए, आप उसे पूरा फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। अब जब ये 3 तारीख का एक्सटेंशन हार्डली 3 डेज पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिस विल बी एक्सटेंडेड फर्दर टिल 17 मई, बराबर। तो इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया पब्लिक नोटिस में कि इन्होंने थोड़ी सी रियायतें दी हैं पब्लिक को कि हमने हर जगह पे, हर
स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स में एक नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया है, जिस नोडल ऑफिसर्स का ये काम होगा कि वो पब्लिक की सुविधा को या उनकी तकलीफ को समझ के उनको परमिशन दे दे। वो नोडल ऑफिसर का नाम मिलिंद बोरीकर जी था, उनका नंबर था, उनके लैंडलाइन नंबर था, ये सारे। बिकॉज मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली कनेक्टेड हूँ तो मेरा उस ऑफिस में रेगुलर पहले भी आना जाना रहता था पब्लिक के कार्य के खातिर, काम समाज के काम के साथ कारण। मैं लैंडलाइन फ़ोन लगा रहा हूँ, ना फ़ोन उठाया जा रहा है, ना मैं मोबाइल फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ है या तो रिंग जा रहा है, बट नो रिस्पांस। तो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड का एक मैसेज फ़ोटो डाल के अपना एक रिक्वेस्टिंग मैसेज डाला कि काइंडली कॉल बैक, आई नीड टू स्पीक ऑन सम अर्जेंट बेसिस। सो देयर वाज नो कॉल, नथिंग। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी लो और सीधा कलेक्टर ऑफिस चले जाओ। तो कलेक्टर ऑफिस गए तो वहाँ पर पता चला कि कलेक्टर जी आए ही नहीं है ऑफिस। वॉचमैन ने नीचे बोला साहब आते ही नहीं है, ऑफिस आते ही नहीं है, क्या आएंगे। तो ये उस दिन नहीं आए थे ऐसा वॉचमैन का कहना था, या फिर वो वहाँ पर आते ही नहीं उस है? दिन नहीं आए थे, उस दिन नहीं आए थे। मैंने आगे पीछे का पूछा नहीं, उस दिन का पर्टिकुलर ही वॉज नॉट देयर। उन्होंने एक नीचे सर्कुलर लगा रखा था ग्राउंड फ्लोर में, सेइंग दैट कि व्हाट यू डू, यू कैन गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। वो सर्कुलर की कॉपी है मेरे पास। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नोडल ऑफिसर ने अपनी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड टू पब्लिक कन्वीनियंस उन्होंने पुलिस को दे दी है, एंड पुलिस कैन टेक अ कॉल, और पुलिस जो है उसको फर्दर लोकल पुलिस जो है पब्लिक को हेल्प करेगी। फ्रॉम देयर इमीडिएटली आई वेंट टू द लोकल पुलिस स्टेशन, दैट इज़ अम्बोली। आई मेट मिस्टर कामटे, जो सीनियर इंस्पेक्टर है, वो भी बेचारे ही हैड बीन वेरी सपोर्टिव। ही गेव मी अ फॉर्म, वो फॉर्म मैंने फिल किया, उसमें मेडिकल रिपोर्ट लगाई मेरे वाइफ भी मेरे साथ जाने वाली थी, उन्होंने अपना भी लगाया क्योंकि वो खुद डॉक्टर है, कोविड-19 सर्टिफाइड डॉक्टर। मेरे बेटे का भी सर्टिफिकेट कॉपी लगाया, वहाँ से बनवा के उसका कॉपी, वो लगाने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। सेकेंड डे व्हेन अगेन आई वेंट टू आस्क कि भाई अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, तब मुझे सीनियर इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़ के सॉरी कहा कि बोला सर ये इतनी कन्फ्यूजन स्टेज है कि यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट का अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट की देयर इज़ नो क्लैरिटी फॉर एनी कॉमन मैन, इट इज़ ओनली अबाउट द इंट्रा स्टेट। इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो आउटसाइड महाराष्ट्र तो वो जा सकता है महाराष्ट्र के बाहर, और अगर गया तो वापस नहीं आ सकता। तो मेरा ये सोचना है कि अगर किसी का बच्चा, बीवी, माता पिता बाहर देश या बाहर डिस्ट्रिक्ट में फंसे हैं तो वो कैसे आएँ, किस प्रकार आएँ, कैसे लाएँ। जहाँ तक मैं समझता सुरेश हूँ, जी, आप कितनी परेशानी है, क्योंकि आपका एक बच्चा है जो 17 साल का है और वो इस तरह से एक अनजाने से शहर में फंसा है जहाँ पर उसका अपना कोई नहीं, अपने दोस्तों के साथ है। तो आपकी सरकार से, गवर्नमेंट से आपसे कोई, आप उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि हाँ आप पूरी कोशिश कर चुके हैं, आपने गाड़ी लेके भी गए कि हाँ मैं लेकर आऊँ, लेकिन आप पूरे गाइडलाइन को, उनके जो आदेश है उसका पूरा आदेश पे भी पूरी तरीके से आप उनके आदेश पर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका बेटा फंसा है और काफ़ी परेशान है। तो सरकार से क्या, गवर्नमेंट से क्या आपकी अपील होगी? मैं समझता हूँ जब मेरे जैसा एजुकेटेड आदमी, जो लॉ को फॉलो करने वाला आदमी अगर इस बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, और उस जगह पे अगर मैं ये सोचूं कि जो बेचारे लेबर क्लास हैं, जो गरीब हैं, जिनको बेचारों को पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, अंगूठा छाप है, वो बेचारों से गवर्नमेंट कैसे उम्मीद करती है कि आप 4 घंटे की 4 किलोमीटर की लाइन लगाओ तहसीलदार के ऑफिस में, उसके बाद में फॉर्म लो, उसके बाद में फिर 4 किलोमीटर की लाइन लगाओ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताकि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लो। वो आदमी तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, और वो प्रोसेस में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसको मिल जाए या उसका सैंक्शन हो जाए बाहर जाना। तो बेचारा गरीब आदमी जिस प्रकार चल रहे हैं रास्ते में, तो उनकी तो कोई बेचारों की कीमत ही नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि मेक इट लिटिल ईजी, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में प्रॉपर पावर दो, ना कि आप सिर्फ डीआईजी और डीजी को ये पावर दे के रखो या कलेक्टर्स को ये पावर दे के रखो, ताकि वो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि बॉम्बे की 6 से 7 करोड़ की आबादी को एक डीआईजी या फिर एक कलेक्टर कैसे हैंडल करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। एक लोकल पुलिस स्टेशन में अगर सीनियर पुलिस या एसीपी उस एरिया का, जो वो जिस प्रकार से वो हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज दे नो द कॉमन पीपल, दे नो द पीपल अराउंड देयर एरिया, तो इट विल बिकम ईजी एंड द ड्यूटीज़ विल बी सेग्रीगेटेड इन अ वेरी वेल फैशन मैनर, और इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मेरी सरकार से यही अपील है कि लोगों की सुविधा के लिए ये जो पावर है ये लोकल पुलिस स्टेशन में या एसीपी को दिया जाए। सुरेश जी, आपके पास पेपर्स भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं, क्या आप दिखाना चाहेंगे कि हाँ आपके बेटे की फ़ोटो, और आपके पास अभी क्या क्या पेपर्स हैं जो आप लेकर अभी कितने पुलिस स्टेशन हर जगह आप घूम रहे हैं, क्यों आप अपने बेटे को वापस ला सकें? आई गॉट इट,
जिस तरह से आपने देखा कि बार-बार कहा जा रहा है कि लोग पैदल यात्रा ना करें, पैदल यात्रा ना करें, लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हर जगह अपने पेपर्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही है कि वो अपनी जगह, अपने वतन, अपने परिवार के बीच पहुँच पाए। ये सब कुछ देखने के बाद ज़ायद जो हमें दृश्य देखने को मिलता है रोड पर और हाईवे पर, लोग इतनी कड़ी धूप में जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, शायद यह इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एडवोकेट सुरेश जी ने अपनी ये कहानी बताई है कि उनका एक बेटा अलॉन्ग विद दिस ये वो फॉर्म, ऑलराइट, जिसका मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आया। और ये मेरी वाइफ का, शी इज़ अ डॉक्टर, आयुष डॉक्टर ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 सर्टिफाइड, ठीक है। और ये मेरा बेटा ईशान कनौजिया, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया 2019 बर्मिंघम सितंबर 27 को। ही रिप्रेजेंटेड द कंट्री और वहाँ पर उसने मेडल अचीव किया और हिंदुस्तान को, इंडिया को प्राउड फील कराया। आज खेलो इंडिया का वो टॉप एथलीट्स में आता है और खेलो इंडिया की जो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू बी एन ओलंपियन मेडलिस्ट इन 2024 एंड 2028। अब इस प्रकार के बच्चे जो हमारे देश के एसेट है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के लिए नाम कमाना चाहते हैं, अगर इनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है तो मैं साधारण आदमी के लिए तो बहुत दुख प्रतीत करूँ। सुरेश कनौजिया जी, बहुत सारी परेशानी है उन्हें, उनका बेटा दूर है इसलिए वो काफ़ी परेशान है। वो हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि जो आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, कोविड-19 महामारी से जिस तरह से पूरा देश जूझ रहा है, इस बीच वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अगेंस्ट हो, जिससे कोई परेशानी हो। उसको फॉलो करते हुए, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनकी जो आदेश है, उस सभी को फॉलो करते हुए अपने बेटे को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार उन्होंने सरकार से एक ही अपील कर रही है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए और बेटे ही आगे। और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।